हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th। मैं आप लोगों को सोशल साइंस की क्लास लेती हूँ। क्लास 9th में आपकी बालाजी प्रकाशन की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक चलेगी, लेकिन अभी चूँकि बुक्स अवेलेबल नहीं है इसलिए आप बुक के लिए परेशान मत होइएगा और मेरा ये वीडियो ध्यान से सुनिए। इसके साथ ही मैं लेसन का PDF और क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए भेज दूँगी। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि कल हम लोगों ने आप लेसन के बारे में क्या क्या बातें की थी। कल हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति क्या थी इसके बारे में जाना था, और उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति किन किन कारणों से हुई, जो कि कारण हमने आपको 4 बताए थे, पर उनमें से केवल 2 ही कारणों, राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण के बारे में हम लोग अपने कल के लेसन में चर्चा कर पाए थे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग बचे हुए 2 कारण, आर्थिक कारण और तात्कालिक कारण, जो कि उभरता हुआ बुद्धिजीवी वर्ग था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों सुनो, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, आर्थिक नाम से ही आपको समझ में आता है कि अर्थ या धन से संबंधित है। यह लोगों की रोजी रोजगार, जीविका के साधनों से संबंधित है। तो फ्रांस के समय, क्रांति के समय पर वहाँ पर जो परिस्थितियाँ थी उसके बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। फ्रांस की जनसंख्या जो कि 1715 में 2.3 करोड़ मीन्स 2 करोड़ 30 लाख थी, वो क्रांति के वर्ष 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ मीन्स 2 करोड़ 80 लाख हो गई। अर्थात इन वर्षों के बीच में वहाँ जनसंख्या में 50 लाख की वृद्धि हुई। लेकिन चूँकि फ्रांस में किसी भी प्रकार के तकनीकी उन्नति नहीं हो रही थी, खासकर खेती के क्षेत्र में, इस वजह से अनाज का उत्पादन जनसंख्या के जितना की जनसंख्या बढ़ी उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ पाया। और आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि जब जनसंख्या ज़्यादा है और अनाज उतना उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन उसकी मांग रहेगी, क्योंकि सभी को जीवित रहने के लिए खाना चाहिए है, तो जब मांग ज़्यादा हो जाती है तो फिर सामान की, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। और इसीलिए फ्रांस में भी उस समय जो अनाज था, जो कि जनता के लिए अत्यंत आवश्यक था, उसकी कीमतें, मांग काफ़ी तेज़ बढ़ गई, लेकिन उसके साथ साथ मजदूरी में उतनी वृद्धि नहीं हो पाई। उस समय फ्रांस में अधिकांश लोगों का मुख्य जो खाद्य पदार्थ था, पाव रोटी, उसकी कीमतें बहुत तेज़ बढ़ीं, और जो मज़दूर कारखानों में काम करते थे उनकी मजदूरी उनके मालिक तय करते थे, लेकिन ये मजदूरी महंगाई के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही थी। इसकी वजह से स्थितियां बहुत ख़राब हो जाती थीं। इसी के साथ साथ उसी वर्ष जाड़े में फसल भी बहुत ख़राब हो गई, और साथ ही सूखा और ओले का प्रकोप से पैदावार और गिर गई। इससे रोजी रोटी का संकट और भी पैदा हो गया और खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई। इस तरह के जो जीविका संकट थे ये फ्रांस में होने आम बात थे। जीविका संकट का मतलब होता है कि जब जीवित रहने के लिए हमको जो न्यूनतम साधन चाहिए हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी खतरे में पड़ने लगते हैं। उसको हम लोग जीविका संकट कहते हैं। जब मनुष्य को, जनता को खाद्यान्न नहीं मिलेगा, उसकी ज़रूरत की, न्यूनतम ज़रूरत की चीज़ें नहीं पूरी होंगी, तो जाहिर सी बात है कि जनता शासक के विरुद्ध विद्रोह करने को तैयार हो जाएगी। ये था आपका राजनीतिक कारण। अब इसके बाद हम लोग फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण या मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग के उदय और उसका प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। उस वक्त फ्रांस में बहुत से नए नए दार्शनिक और विचारक उभर कर आए। फ्रांस में अकाल और आर्थिक संकट तो था, लेकिन उसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने का जो बोझ का दायित्व था, वो इसी वर्ग ने उठाया। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित कर ली। तीसरे स्टेट्स में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी सम्मिलित थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका ये मानना था कि किसी भी समूह के पास जन्मजात विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए।
स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की ये परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। इन लोगों ने स्वतंत्रता के विचारों से लोगों को परिचित कराया और लोगों को जागरूक किया। जॉन लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के अंदर ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही, और जब अमेरिका में 13 उपनिवेश ब्रिटेन से अपने को स्वतंत्र कराए तो वहाँ पर इसी मॉडल की सरकार भी बनी। इन दार्शनिकों के विचारों को फ्रांस में उसमें बड़े बड़े कॉफ़ी हाउस और सैलॉन, जहाँ पर कि पढ़े लिखे लोग इकट्ठा होते थे और इन सभी राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श करते थे, चर्चा करते थे, उसको कहा जाता था। वहाँ पर गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस होती थी। इसके साथ ही पुस्तकों और अखबारों में इनके ये विचार और लेख प्रकाशित होते थे, जिनके माध्यम से पढ़े लिखे लोगों के बीच इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। फ्रांस में बहुत जनता अनपढ़ भी थी, लेकिन अनपढ़ लोगों को जागरूक करने के लिए वो लोग अखबारों को, पेपरों को जगह जगह जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे वहाँ पर तेज़ पढ़े लिखे लोग तेज़ पढ़ते थे, जिसको कि सुन करके अनपढ़ लोग भी समझ सकें और वो भी अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक हो सकें। इसी समय जब लोगों के बीच में जागरूकता पैदा की जा रही थी और लोग अपने अधिकारों की मांग करने के लिए तैयार हो रहे थे, उसी समय लुइस ओलावे ने राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगा दिया, और ये कर लगाए जाने की खबर से जो ये विशेषाधिकार वाली व्यवस्था थी उसके विरुद्ध गुस्सा और भी भड़क गया, जिसने कि जलती हुई आग, जिसने कि चिंगारी का काम किया और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। आज हम लोगों ने क्रांति के कारणों के बारे में पढ़ लिया है। अब कल हम आपको इसके घटनाक्रम, जो भी फ्रांसीसी क्रांति में घटनाएं घटी हैं, उनको क्रमवार पढ़ाएंगे। आपके लेसन का PDF आपको लेसन समझाने के बाद लास्ट में भेज दिया जाएगा, जिसको कि आप अपने फ़ोन पर पढ़ सकते हैं और साथ ही क्वेश्चन आंसर भी भेज देंगे। अभी केवल ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।